दिखाओ साइज ऑफ कॉपी, चल जाएगा। डबल साइडेड है, कम पड़ेगा बेटा, ये कम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बना लियो तो ध्यान रखना, चेंज मत करना ना कॉपी, लेकिन इनफ है। दिखाओ। अच्छा, मतलब बनाए हो ना पहले, अब अपग्रेड करना अगर कुछ भी अगर चेंजेस होता है तो। ठीक है, फिर दिखाओ बेटा। कलर नहीं किए हो, कलर पेन कहाँ है? नहीं मिला, पूरा रायपुर में कलर पेन नहीं मिला आपको? एक भी कलर पेन नहीं मिला? अरे बाप रे, रायपुर के ऊपर केस फाइल करना पड़ेगा। फेयर है क्या भाई? क्यों नहीं आया था तो? पहले दिन आया था तू? अच्छा, तू ईटी वाला है? ओके बेटा, फोन बैग में। देखो, आज से तुम लोग का एग्जीक्यूटिव क्लास रेगुलर चालू हो रहे हैं, तो नियम कानून में बता देता हूँ, क्योंकि नियम थोड़े चेंजेस रहेंगे। पहला, देखो, यहाँ पास तुम लोग की स्ट्रिक्टनेस ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहेगी। ये चीज, आप सीएसटी में भले मस्ती मजाक करते थे, जो भी चीज करते थे, दैट्स ओके। एग्जीक्यूटिव में थोड़ा ध्यान रखना है ये सब चीजें। पढ़ाई इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए। डेली नोट्स कंप्लीट करना है, डेली याद रखना है। कोई भी सिंगल पर्सन एक दिन भी छुट्टी मेरे परमिशन के बिना नहीं मारेगा। आप नायक सर से बात करिए, राकेश सर से बात करिए, जिससे बात करना करिए, लेकिन मेरे से अगर परमिशन नहीं ले तो आप छुट्टी नहीं मारेंगे। ये चीज ध्यान रखें, वरना कंसिक्वेंसेस तुम लोगों को दिक्कत हो सकता है। बाकी अगर मेरे पढ़ाने में किसी भी चीज में दिक्कत होगी तो पहले कन्वे मेरे कर देना। अगर स्ट्रिक्ट रूल मेरे साइड से है तो तुम लोग के साइड से भी स्ट्रिक्ट रहेगा। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो आप बता सकते हैं। चलिए, तो संस्कार कहाँ है? ठीक है, देखियो बेटा, लेक्चर कल का तो बेटा लाइव चला है ना? नहीं, ऐप में नहीं बेटा। ओके ठीक है बेटा, आप खड़े हो जाइए। बताइए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बताइए क्या होता है? शीट अवेलेबल है सबके पास? ओके, ओके, गुड गोइंग, गुड गोइंग। चलो बैठो, बताता हूं मैं। देखो, सबसे पहले चीज समझना कि आप लोग का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। आपके चैप्टर का नाम है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अगर सिलेक्ट करना है, यू नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट है उसको भाई कलेक्ट करना। ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट किस चीज के लिए? टू कंडक्ट बिजनेस। बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, वो भी ऑप्टिमाइज मैनर में। देखो, ऑप्टिमाइज मैनर का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन, इफेक्टिव और एफिशिएंसी, समझते हो? इफेक्टिव और एफिशिएंसी से काम करना 5M की मदद लेके। किस चीज का? 5M की मदद लेके। बताइए 5M में क्या क्या आता है? पहला, मैन, सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, यही होता है। इस 5M की मदद लेके आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करना है। अब देखो, कोई भी पर्सन कभी भी जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके लिए कंडीशंस होती हैं, और जो कंडीशंस होती है 5M की ही होती है। जो कंडीशंस होती है कि मेरे पास पैसा कम है, या तो मेरे को मटेरियल ज्यादा चाहिए, एज द केस में भी जो भी चीजें हो, उसके हिसाब से आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ओपन रहते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या होता है? सोल प्रोपराइटर, एकदम सबसे छोटा बेसिक लेवल पे जो चालू हो सकता है वो है सोल प्रोपराइटर। दूसरा होता है पार्टनरशिप फर्म, थोड़ा सा एडवांस, फिर HUF, LLP, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। इसमें से 2-3 चीजों को ही तुम इस चैप्टर में पढ़ोगे, बाकी के लिए अलग से एक सेपरेट चैप्टर आप लोग के लिए बना दिया गया है। समझ आया कि नहीं? आज हम लोग बुक से पढ़ते हैं आप लोग का सोल प्रोपराइटर। आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। सोल प्रोपराइटर को मेरे लैंग्वेज में वन मैन आर्मी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वन मैन आर्मी। मतलब ऐसा आदमी जिसके ना पीछे ऑक्टोपस जैसे ना 10-12 हाथ होंगे। मतलब वो क्या करेगा पता है? इनकम टैक्स रिटर्न भी वही फाइल करेगा, जीएसटी भी वही करेगा, सामान वही खरीद के लाएगा, बेचेगा भी वही, वही स्टाफ है, वही मालिक है। समझ आए कि नहीं है? वही स्टेक होल्डर है, वही शेयर होल्डर है, सब चीज वही काम करेगा, सोल प्रोपराइटर। उसी कारण क्या बोल जाता है समझना,
sole proprietorship is a form of business wherein one person own all the asset of the business. मतलब एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि एक ही पर्सन सारे एसेट का मालिक होता है. क्या होता है? सारे एसेट का मालिक होता है. ओन्स ऑल द बिजनेस, मतलब ओन्स ऑल द एसेट ऑफ द बिजनेस. नो लीगल फॉर्मेलिटी आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सोल प्रोप्राइटरशिप. कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं लगता. कल मैंने बताया था एकदम मिनिमल है, बताता हूं. अदर देन अ appropriate license to conduct a business and registration of business name if it differed from that sole proprietorship. जिसको बोलते हैं शॉप एंड, लिखते चलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन. पढ़ोगे तुम आगे जाके इसको. बेटा आपके पास शीट नहीं है? यहां पर एक क्लियर बात बोला गया है कि सोल प्रोप्राइटर को कोई लीगल फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन प्रोप्राइटर का नाम और बिजनेस का नाम दोनों अगर अलग होता है तो आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. समझ आया सबको? एवरीवन. जैसे कि अब तुम लोग देखना, आपको एग्जांपल देता हूं. मेरा नाम है मनीष, ठीक है. मैंने मनीष करके किराना दुकान खोला. मैंडेटरी है? नॉट मैंडेटरी. ठीक है. मैंने रखा मनु करके. मेसर्स मनु ट्रेडर्स करके मैंने एक ओपन किया शॉप. सोल प्रोप्राइटर. इसमें रजिस्ट्रेशन लगेगा, कारण मालिक का नाम दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम दूसरा. इस केस में वेरिफिकेशन के लिए एक रजिस्ट्रेशन लगता है जिसको बोलते हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट. समझ आया सबको? जनरली आपस लीगल कंप्लायंस उतने नहीं होते. अब समझना. The owner report income loss from this business along with his personal income tax return. अब समझना, हर पर्सन जो पैसा कमाता है उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है. एग्री? समझते हैं आप लोग? इनकम टैक्स रिटर्न जो साल में सर जुलाई में, सितंबर में फाइल होता है. इनकम टैक्स को देना पड़ता है. टैक्स होता क्या है? बिजनेस के लिए अलग रिटर्न फाइल होता है, इंडिविजुअल का अलग रिटर्न फाइल होता है. अब जो सोल प्रोप्राइटर जो पर्सन रहेगा, सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस दोनों का एक ही रिटर्न में जाएगा. समझ आया कि नहीं आया? बस इतना समझो कि दोनों का रिटर्न एक ही होता है. तुम लोग को ये कॉन्सेप्ट अभी समझ नहीं आएगा, थोड़ा आगे समझ आएगा. क्लियर है एवरीवन? बेटा समझ आ रहा है? ठीक. अब देखते हैं फीचर्स. से पहला क्या बताया था मैंने? अनलिमिटेड लायबिलिटी. दूसरा इजी टू स्टार्ट. अनलिमिटेड लायबिलिटी बोले तो घर बार बिक जाएगा. क्या बिक जाएगा? घर बार बिक जाएगा. देखो इसका मतलब ये होता है जैसे कि पार्टनरशिप होता है ना, वैसी सेम सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता. सेपरेट एग्जिस्टेंस को एक वर्ड दिया गया है, सेपरेट लीगल एंटिटी, जो एलएलपी और कंपनी में पाया जाता है. इसका मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, तो ध्यान समझना. जैसे कि एक पर्सन है, एकदम ध्यान समझना ना, बहुत सारे कॉन्सेप्ट तुम लोगों के बेसिक से क्लियर करूंगा मैं. पर्सन है जिसका नाम है मनीष. काइंडली डोंट रेट माय ड्राइंग. पहले ही बता रहा हूं मैं, मेरे ड्राइंग को कोई रेट नहीं करेगा. ये पेटेंट कराने योग्य ड्राइंग्स है मेरे, स्पेशल डिजाइन है ये. समझ आया कि नहीं? ये है मनीष. ठीक है. अब हुआ क्या, इसने एक शॉप खोला, मेसर्स मनु ट्रेडर्स, एग्जांपल नंबर 1. ठीक है. एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज. उसका मालिक कौन है? कौन है उसका मालिक? कौन है? सिर्फ वही है. मिथ क्लियर करते हैं सबसे पहले. ही इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी. मैं भी मालिक हूं, मेरे पास भी शेयर है उसकी. मालिक कौन होता है? हु होल्ड द शेयर. ही इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर. ये चीज को पहले क्लियर कर लो. चलो ठीक है, मान लेते हैं अभी के लिए, फिलहाल के लिए अंबानी है, आपके समझने के लिए. अब चलो देखते हैं. ये है मेरा सोल प्रोप्राइटर, ये है मेरा कंपनी. यू नो दैट दे बोथ आर सेम. मनीष कौन है? सर मनीष ना मेसर्स मनु ट्रेडर्स है. अच्छा, मेसर्स मनु ट्रेडर कौन सा है? मनीष है. अब समझना, ये जो एंटिटी है सोल प्रोप्राइटर, एकदम ध्यान समझना मेरे क्वेश्चन को ना. ये जो बिजनेस है उसको लोग मनीष के नाम से जानेंगे कि मनीष को बिजनेस के नाम से जानेंगे?
अच्छा, मनीष को बिजनेस के नाम से जानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग किराना दुकान जाते हो तो ये बोलते हो क्या तुम मनु ट्रेडर जा रहे हो, कि तुम लोग बोलते हो कि मनीष भैया की दुकान जा रहे हैं? हम बोलते हैं हम मनीष भैया की दुकान जा रहे हैं। सोल प्रोप्राइटर इज नोन फ्रॉम द ओनर। तुम एक बात बताओ, तुम जियो का सिम लेने जाते हो तो तुम ये बोलते हो क्या कि मैं अंबानी का सिम लेने जा रहा हूं कि जियो का सिम लेने जा रहा हूं? जियो का। क्लियर करो कॉन्सेप्ट को। मैं रिलायंस का प्रोडक्ट यूज करता हूं, मैं अंबानी का प्रोडक्ट यूज नहीं करता। मैं मैगी मनु ट्रेडर से नहीं लाता, मैं मनीष भैया की दुकान से लाता हूं। ये कॉन्सेप्ट समझाना ये चाह रहा हूं कि यहां पास कोई भी सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। सोल प्रोप्राइटर में दोनों सेम है, मनीष भी सेम, मेसर्स मनु ट्रेडर भी सेम, बट इन केस ऑफ कंपनी बोथ आर सेपरेट। रिलायंस इंडस्ट्री अलग है, अंबानी अलग है। अंबानी इज नोन फॉर द रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस इंडस्ट्री इज नॉट नोन फॉर द अंबानी। ये चीज समझ लो तुम लोग। रिलायंस इंडस्ट्री ऊपर है, आप रिलायंस को जानते हो, आप अंबानी को बाद में जानते हो। ऐसा नहीं है कि अंबानी के कारण रिलायंस चल रहा है, भूल जाओ, रिलायंस के कारण अंबानी चल रहा है भैया जिंदगी में। इतना समझ आए कि नहीं? शेयर होल्डर का ये नियम होता है। तो इसी को बोलते हैं नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ये दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। देयरफॉर ऑल द डेट कैन ओनली बी रिकवर फ्रॉम द सोल प्रोप्राइटर। मतलब जितने भी उधारी होंगे कहां से रिकवर्ड होगा? सोल प्रोप्राइटर से। देयरफॉर द ओनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी विद द रिकॉर्ड ऑफ द ऑल द डेट। उसी कारण ओनर का अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा जितना भी डेट आएगा उसमें। दिस शुड हेवली डिस्करेज एनी रिस्क टेकिंग which means that it is suited only for small businesses. Kindly highlight this. हाइलाइटर रखे हो कि नहीं रखे हो? बेटा रायपुर में हाइलाइटर मिला कि नहीं मिला ना? ओके, रायपुर की बेइज्जती हो रही है, कोई बात नहीं, सह लेंगे इतना। यहां पास क्या बोलना चाह रहे हैं देखो, इट शुड हेवली डिस्करेज एनी रिस्क टेकिंग। तुम्हें पता है अगर तुमको पता चल गया कि तुम्हारे बिजनेस में अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी, तुम रिस्क लोगे? तुम जितना कम चाहे कम रिस्क लेना ले सकते हो उतना कम रिस्क लोगे। समझाता हूं तुम लोग का। पता है ये स्मॉल बिजनेस के लिए बेस्ट है। अब बड़े बिजनेस करोगे तो ज्यादा लोन लगेगा, अगर लॉस हो गया ना तो लोन रिकवरी के चक्कर में तुम्हारा घर बार भी बिक जाएगा। समझ आए कि नहीं आया सबको? एवरीवन दे दिया भैया, मैं दे दिया, इधर दे दिया, यही रखो तो उसको। वापस सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं। देखो जनरली तुम लोग सोल प्रोप्राइटर जो है छोटे बिजनेस देखोगे, जो एक शटर खोल के रखा है, छोटा मोटा दुकान खोल के रखा है। कारण पता है उसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आप बड़ा बिजनेस करोगे तो बड़ा कैपिटल लगेगा, एग्री? बड़ा कैपिटल लगेगा, अगर नुकसान भी होगा तो बड़ा होगा। तो भाई रिस्क टेकिंग अप्रोच है। मैं ये बताना चाहता हूं, इफ एनी पर्सन वांट्स टू ओपन अ स्मॉल बिजनेस, बेस्ट इज सोल प्रोप्राइटर। डिसीजन देना सीख जाओ। अच्छा एक चीज बताया था ना, तुम्हारे पेपर में ये नहीं पूछेगा व्हाट इज सोल प्रोप्राइटर, व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म। तुम्हारे पेपर में क्या पूछेगा? ये सिचुएशन है, एक अमन नाम का आदमी है जिसके पास इतना पैसा है, उसके लिए कौन सा बिजनेस बेस्ट होगा, उसी हिसाब से तुम्हारी पढ़ाई होगी। तो अब बताओ सोल प्रोप्राइटर किसके लिए बेस्ट है? स्मॉल बिजनेस के लिए। किसके लिए बेस्ट है? स्मॉल बिजनेस के लिए। और जिसको ना पैसे से डर नहीं लगता और जिसको अनलिमिटेड लायबिलिटीज कोई फर्क नहीं पड़ता, भाई वही सोल प्रोप्राइटर में जाने योग्य है। जिसको डर लगता है ना, मैं ना छोटा बिजनेस करना चाहता हूं, थोड़े मोड़े लोन ले लूंगा, ज्यादा नहीं, लेकिन ना सर मेरे को लायबिलिटी से एकदम डर लगता है, कौन सा बेस्ट रहेगा उसके लिए? छोटा भी है, छोटा भी है ना, छोटा भी है तो सर सोल प्रोप्राइटर है। थोड़ा मोड़ा लोन तो ना सोल प्रोप्राइटर को भी मिल जाता है, एमएसएमई के नाम पे 1 लाख 2 लाख रुपए उसको मिल जाता है। लेकिन यहां बात आ रही है लायबिलिटी की। सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। आई रिकमेंड टू गो विथ ओपीसी। आप जाइए 1% कंपनी में, जहां पर सिर्फ एक ही आदमी होगा, छोटा बिजनेस होगा, लेकिन लायबिलिटी क्या होगी? लिमिटेड। क्योंकि क्या है वो? कंपनी है, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। देखो, इफ वन प्लान ऑन रनिंग अ बिजनेस that require a loan or may end up paying penalty, fine and compensation, it is best to look into registering an OPC. कोई पर्सन अगर प्लान करना चाहता है, उसको लोन लेना है, या तो उसको डर है भैया पेनाल्टी वनाल्टी ज्यादा लग सकता है, तो जाइए ओपीसी आप लोग के लिए बेस्ट होगा। समझ आया कि नहीं आया? एक सबसे बड़ा जो लूप होल है ना बच्चे लोग, वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। हल्के में मत लेना अनलिमिटेड लायबिलिटी को। कंपनी स्टार्ट करने में इतना सारा केस ला होगा तुम लोग का। फिर आता है इजी टू स्टार्ट। कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या रजिस्ट्रेशन लगता है? क्या मेरे को जीएसटी लेना पड़ेगा? आंसर इज नो।
जीएसटी तो भाई 40 लाख के टर्नओवर के ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लगता है। पोहा दुकान याद है ना? कितने बजे गए थे हम लोग? 4 बजे। कहां गए थे? रेलवे स्टेशन। क्या लेके गए थे? अरे ठेला। ठेला और कढ़ाई लेके गए थे, याद है? क्या कोई रजिस्ट्रेशन लगा? नहीं लगा, सिर्फ एक जगह की जुगाड़ लगी बस। उसी कारण बोला जाता है देयर इज नो सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर फॉर प्रोप्राइटरशिप। हाँ, लेकिन अगर कोई पर्सन ऑनलाइन अगर बिजनेस करना चाहता है, मतलब आपको अगर फ्लिपकार्ट में अगर बेचना है, कि फ्लिपकार्ट में भी रजिस्ट्रेशन लगता है, उसको बोलते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। All a person need is government registration relevant to the business. If one is selling goods online, a proprietor would only need a sales tax registration. इस सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन को आज के डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन बोला जाता है। Therefore, starting up as a sole proprietor is relatively easy. मतलब स्टार्ट करना एकदम आसान है। मतलब अगर तुमको क्वेश्चन अगर पूछा गया पेपर में कि एक पर्सन है जो सबसे इजीएस्ट फॉर्म में टेम्पररी बेसिस में अगर काम करना चाहता है, कौन सा बिजनेस बेस्ट है आज के डेट में आपके लिए? सोल प्रोप्राइटर। क्योंकि आप लोगों ने अभी तक सोल प्रोप्राइटर बस पढ़ा है। समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप। ठीक है यार, सर हम तो पार्टनरशिप जानते हैं। जानते हैं प्राची, बेटा आप तो जानते ही होगे पार्टनरशिप क्या होता है। नहीं, आप पढ़ चुके हो मेरे से। नो 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 नो। मोनिका बताओ बेटा पार्टनरशिप क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ये नहीं पढ़े हो ना? आंसर नहीं देने का बहाना सर मैं भी पढ़ लाइक दिस। दो जन होते हैं, जब दो और दो से ज्यादा जन होते हैं, ठीक है? ठीक है, पता लिटरली आई एम ऑब्सेस्ड विद दैट वर्ड्स। पता है जन, हाउ, क्लास में ये सब भी सुनने मिलता है। अभी ईटी की वो एग्जीक्यूटिव बैच थे सर, मेरे को ना एकदम अलकरहा लगता है जब ऐसे टाइप का होता है। एक बच्चा जो ऐसे अजीब अलकरहा, मतलब ऐसे ऐसे वर्ड यूज कर देते हैं बच्चे लोग, ठीक है? हाउ और झन तो एकदम मैंडेटरी हो गया है। ठीक है बेटा आगे बढ़ो। बताओ बेटा पार्टनरशिप क्या होता है? आप पढ़ के आए 12th में? 12th में पढ़े हो ना? आप बताओ क्या नाम है आपका? श्रेय के बाजू शुभम, बता शुभम। अच्छा, बिजनेस करने के लिए वो पार्टनरशिप होता है, ठीक है? प्रॉफिट शेयरिंग, ठीक। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। 3 आदमी थे, एक्स वाई जेड। तीनों दोस्त थे। तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम जो पोहा वाला बिजनेस है ना उसको एक्सपांड करके चलाएंगे। रेलवे स्टेशन के 3 गेट में लगाएंगे, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3। क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म है? क्वेश्चन मार्क, मैं जवाब नहीं दूंगा। केस नंबर 2, अब एग्जीक्यूटिव में मेरे पास 10 बच्चे थे। हम लोगों ने सब मिलके एग्री किया। एग्री किया मतलब एग्रीमेंट होता है ना, एग्रीड वर्ड मतलब एग्रीमेंट होता है। हम सब लोगों ने मिलके एग्री किया कि संडे हम लोग फ्री रहते हैं, हम एमडी में जाके वहां पास जो गरीब बच्चे लोग रहते हैं उनको हम लोग फूड सर्व करेंगे, खाना खिलाएंगे, ठीक है? विथ कंट्रीब्यूशन, मतलब जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। क्या ये पार्टनरशिप है? वी आर डूइंग ओके विथ एग्रीमेंट, राइट? हम सब साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आई मीन टू से इज चैरिटी ना, क्लियर कर देता हूँ, चैरिटी वर्क है। क्या पार्टनरशिप फॉर्म है? ठीक है, अभी तक रोक के रखते हैं। तीसरा, एक मैं था, ठीक है? एक मेरा बड़ा भाई था। हम दोनों के पास एक लैंड थी जिसके हम दोनों मालिक थे। दो लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप में, एग्री? एक लैंड थी जिसमें हम दोनों मालिक थे। इस लैंड से आता है रेंट, आता है लीज रेंट, आता है, पता होगा तुम लोग को, ठीक है? रेंट आता है। हम दोनों में रेंट बढ़ता है आधा आधा, 5-5 हजार 5-5 हजार। क्या पार्टनरशिप है? फिर पार्टनरशिप है क्या? फिर हर चीज में नहीं बोल रहे हो। आई थिंक यू नो द पार्टनरशिप, राइट? मैं तुमको क्या सिखाना चाह रहा हूँ पता है बेटा? जितना तुम लोग पढ़ के आए हो ना वो 1% है। आधे से ज्यादा लोग ना एक प्रोफेशनल कोर्स लेने की स्टार्टिंग में ना कॉन्फिडेंस में रहते हैं, 12वीं में तो पढ़े हैं यार, बिजनेस क्या होता है, कंपनी का नहीं होने वाला। आप लोग एकदम बेसिक लेवल पढ़ के आए हैं। अब मैं समझाता हूँ, डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं।
इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सबसे पहले दो और मोर पर्सन के बीच में एसोसिएशन होना चाहिए, मतलब एक संगठन, साथ में उनको मिलकर काम करना पड़ेगा। मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इंटर इनटू बाय ऑल द पार्टनर्स। सब पार्टनर्स को एग्रीमेंट में एंटर होना पड़ेगा। नो एग्रीमेंट नो पार्टनरशिप। कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई पार्टनरशिप नहीं होगा। एंड काइंडली नोट दैट एग्रीमेंट जो है ना, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। इतना पता ना तुम लोग को, बोल के भी हो सकता है, लिख के भी हो सकता है। अब ऑर्गेनाइज टू कैरी ऑन सम बिजनेस। बिजनेस करना पड़ेगा। चैरिटी खत्म, चैरिटी इज नॉट पार्टनरशिप। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। यस, ये वाला भी पार्टनरशिप है आप लोग का, पोहा वाला। लेकिन ये जो लैंड वाला है ना, पार्टनरशिप नहीं, इसको को ओनरशिप बोलते हैं। दो लोग जब मालिक होते हैं कोई एसेट के, वो पार्टनरशिप नहीं होता, वो को ओनरशिप होता है। अगर इसी चीज को मैंने और मेरे बड़े भाई ने दोनों ने पैसा मिला के लैंड को खरीदा ताकि हम लोग रेंट कमा पाए, तो वो पार्टनरशिप होता है। लैंड शुरू से था, रेंट आना चालू हुआ, हम बांटना चालू कर दिए, को ओनरशिप होता है। मतलब एसेट पहले से एग्जिस्ट करती थी, दैट्स व्हाई पार्टनरशिप नहीं होती। समझ आए कि नहीं आया सबको? एवरीवन? अच्छा, यहां तक क्लियर है? वापस से पढ़ो। क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। सर कहां से होना चाहिए? अग्रीमेंट से होना चाहिए, जो हर पार्टनर एंटर करेंगे ना, हर पार्टनर साइन करेंगे। और क्या करना पड़ेगा आप लोग को? सर बिजनेस कैरी करना पड़ेगा। मस्ट बी शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। भाई प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा भाई, कोई एक पर्सन लेके नहीं जा सकता। मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको समझने के लिए थोड़ा सा तुमको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन तुम बाजू में अभी फिलहाल म्यूचुअल एजेंसी लिखो। म्यूचुअल एजेंसी। क्लियर है यहां तक? चलिए कुछ कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। टेल मी आइदर इट्स अ वैलिड पार्टनरशिप फर्म और नॉट। तीन पार्टनर्स, बेसिकली हमारे पास हमेशा ए बी सी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैं फिलहाल के लिए आपको पीएसआर बता रहा हूं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, 1:1:1। क्या वैलिड पार्टनरशिप है? ऐसा हो सकता है एवरीवन? मैंने आंसर नहीं दिया ना अभी तक। दूसरा, 3:1:1 हो सकता है ऐसा? सब एग्री करेंगे तो क्यों नहीं हो सकता? बेटा मीनाक्षी अच्छे ध्यान दो। मीनाक्षी नाम है, क्या नाम है? मीनाक्षी कौन है? ओके ठीक। तीसरा अच्छे से ध्यान दो, 3:0:0 तो नहीं हो सकता। चौथा, 10:1:0 ये भी नहीं हो सकता। ठीक, ये पीएसआर था। अब एलएसआर, लॉस शेयरिंग रेशियो। लॉस शेयरिंग रेशियो के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ए बी सी। पहला केस 1:1:1 हो सकता है। दूसरा 3:1:1 हो सकता है। ठीक है, तीसरा केस सेम 3:0:0 हो सकता है। आपका नाम क्या बेटा? दिशा। दिशा दो बेटा, बताओ, डायरेक्शन दो। हो सकता है। चौथा 10:1:0। मेरे क्लास में ना हर कॉन्सेप्ट में गड्ढा होगा। ठीक है, देखते कौन कौन उस गड्ढे में गिरता है हर बार। बताइए बताइए क्या लिखा है यहाँ पास? मस्ट बी शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। नहीं पढ़े हो? प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो। नेक्स्ट एग्जांपल, आपको पीएसआर दिया हुआ है अकाउंटिंग में 3:2:1। लॉस होगा तो इसी में बांटते हो कि नया रेशियो निकालते हो? इसी में बांटते हो ना, लेकिन सी होता है अकाउंटिंग में, लॉ में नहीं होता। समझ लो। एक चीज क्लियर कर देता हूं, देयर इज कंडीशन दैट द इन पार्टनरशिप प्रॉफिट मस्ट शेयर नॉट द लॉसेस। ऐड कर लो पॉइंट, जाओ कॉमा लिख के, नॉट द लॉसेस। लॉसेस को बांटना मैंडेटरी नहीं है। कोई एक पर्सन भी चाहे तो लॉस को बियर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन प्रॉफिट को कोई एक पर्सन को लेकर नहीं जाएगा, शेयर करना ही पड़ेगा प्रॉफिट सब में। तो इसका मतलब यह होता है कि ये सब करेक्ट है, लेकिन ये लास्ट दो इधर के गलत है। ऐसा पार्टनरशिप नहीं हो सकता।
मतलब पार्टनरशिप में यहां पास क्लियरली ये बात बोला गया है कि इट इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। बोलिए सबके सब, एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन मस्ट बी रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। जो एंटर कौन करेंगे? एंटर्ड बाय द ऑल पार्टनर एंड मस्ट बी ना कैरी ऑन सम बिजनेसेस और मस्ट शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फिर लास्ट बोलता है मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये होता है तीन अगर पार्टनर है तो एक पार्टनर भी बाकी लोगों के बदले काम कर सकता है। समझ आए कि नहीं आया? तो यहां पास एक सिनेरियो होता है जिसको बोलते हैं एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप। समझना, ए बी सी। सपोज अगर ए ने कुछ एक्ट किया, सपोज उसने लोन लिया फॉर पार्टनरशिप फर्म, बी और सी ये नहीं बोल सकते कि लोन तूने लिया तो तू चुका, नहीं हो सकता भैया। ए जो है वो एक्ट करेगा बाकी लोगों के लिए। समझ आया कि नहीं? बाइंडिंग अथॉरिटी बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया? अब ये जो ए है इस पर्पस के लिए एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। और बाकी दोनों क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल। वहीं अगर केस में सी कुछ और काम करता है तो सी क्या कहलाएगा? एजेंट कहलाएगा। बाकी दो क्या कहलाएंगे? मेरे प्रिंसिपल कहलाएंगे। मतलब इसी को म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। हर पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है, बाइंडिंग अथॉरिटी के लिए, बाउंड करने के लिए। समझ आया कि नहीं आया? उसका नाम बोला जाता है मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल। मतलब सब कोई काम कर सकते हैं या तो उनमें से कुछ पर्सन ही काम कर सकता है। जो पार्टनर काम करते हैं उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं, जो काम नहीं करते उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। स्लीपिंग पार्टनर मतलब सोता नहीं है वो। समझ आया कि नहीं? वो सिर्फ पैसा लगा के छोड़ देता है। पैसा लगा लिया, उसको बिजनेस में कोई मतलब नहीं है। जो काम करेगा उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव पार्टनर। जो काम नहीं करेगा, पैसा लगा छोड़ेगा, उसको स्लीपिंग पार्टनर बोला जाता है। समझ आया बच्चे लोग? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है अलग से। समझ आया कि नहीं? दी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसके हिसाब से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड बनवाना पड़ेगा। लेकिन पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, इट इज एन ऑप्शनल। क्या है तुम लोग का? ये ऑप्शनल है। मतलब फिर पार्टनरशिप फर्म भी फायदा है। तुमको पता है रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है? तुमको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना पड़ता है, नाम ढूंढना पड़ता है, आरओसी जाना पड़ता है, थोड़ा सा बेट द टेबल पैसा भी देना पड़ता है। पता है तुम लोग को? आई मीन टू से दैट द कंप्लायंस है। पता है बोलते हैं ना, कंप्लायंस से डर नहीं लगता साहब, पेनाल्टी से लगता है। डायलॉग याद रखना। कंप्लायंस वाली दिक्कत नहीं है यहाँ पास। अब समझना, लोग ना कंप्लायंस से ही भागेंगे यहाँ पास। किसमें भागेंगे? कंप्लायंस से ही भागने वाले हैं वो लोग। तो जो पर्सन को कंप्लायंस नहीं पसंद वो पार्टनरशिप फर्म में भी वेलकम है भाई, वो पार्टनरशिप फर्म में भी आ सकता है। कारण रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। सिर्फ क्या करना है? पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ेगा। उसी कारण बोलते हैं कि सोल प्रोप्राइटर सबसे बेस्ट। कुछ नहीं करना है उसमें, सिर्फ ठेला लेके जाना है, कढ़ाई लेके जाना है, पोहा दुकान खुल जाएगा। लेकिन वो 4-3 लोग जो मिलके अलग अलग प्लेटफॉर्म में पोहा दुकान खोलना चाहते हैं, उनको क्या लगेगा? पार्टनरशिप डीड मैंडेटरी है उन लोग के लिए। समझ आया कि ना? जिसको एग्रीमेंट का भी वर्ड यूज किया जाता है। क्लियर है बच्चे लोग? अब समझना, लिखना इसी में, इसमें आप लोग के जो मिनिमम पर्सन होंगे वो कितने होंगे? 2। मैक्सिमम किसी को आइडिया? देखो, पार्टनरशिप एक्ट 100 बोलता है, लेकिन उसी चीज को कंपनीज एक्ट ने रेटिफाई करके बोला है 50। 50 से ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आया कि नहीं? कंपनी है वो। कंपनीज एक्ट ने बोला कि 100 रखेंगे, फिर रूल आया बोलता है 50 रखेंगे। तो आप लोग की लिमिट क्या होगा? 50। मिनिमम टू मैक्सिमम 50। अब एक चीज समझना, अब ना बच्चे लोग ना जब पूछा जाएगा व्हाट इज पार्टनरशिप फर्म, क्या लिखेंगे पता है? थोड़ा एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन, मैक्सिमम 50, ऐसा डेफिनेशन है। कैसा डेफिनेशन है? डेफिनेशन ही है। चाहिए क्या? यही डेफिनेशन चाहिए पेपर में। खत्म, सिंपल लॉजिक, कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं होना चाहिए। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, यस और नो? इसके फीचर्स एकदम से, सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी बोले तो घर बार भी बिक जाएगा। अब देखो एक चीज समझाता हूं, यहां पास भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर दोनों सेम है। कल का एग्जांपल याद है तुम लोग को? चूना लगा था हमारे सी को, ये वाला, इसको बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। ए का घर बिक गया, बी का भी घर बिक गया,
उसके चक्कर में ए और बी की लाइबिलिटी फुलफिल नहीं हुई, सी का भी बहुत सारा प्रॉपर्टी चलेगा जबरदस्ती का। इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोला जाता है। क्लियर है किड्स एवरीवन? अब देखते हैं। देन आफ्टर दैट इजी टू स्टार्ट, इट इज इजी टू स्टार्ट एज कंपेयर टू कंपनी, नॉट द सोल प्रोप्राइटर ना। सोल प्रोप्राइटर से हार्ड है, लेकिन कंपनी से क्या है, आसान है। इफ वन चूजेस नॉट टू रजिस्टर द पार्टनरशिप फॉर्म, then it is needed to get start a partnership deed. As compared to private limited company or LLP, the procedure for starting a partnership firm is much simpler. अगर कोई पर्सन ऑप्ट करता है कि मेरे को पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर नहीं करवाना है, क्या मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन? मैंने चूज किया कि मुझे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, तो एकदम आसान है भाई। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ तुमको पार्टनरशिप डीड बनवाना पड़ेगा। तो ये आसान है प्राइवेट कंपनी और एलएलपी से बनाने से ज्यादा अच्छा, क्योंकि पार्टनर, तुम लोग पता है प्राइवेट कंपनी और एलएलपी में रजिस्ट्रेशन क्या होता है, मैंडेटरी होता है, बिना रजिस्ट्रेशन आगे नहीं बढ़ सकते। फिर आता है रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। अब समझाता हूं मैं। देखो क्या होता है ना, पार्टनरशिप में कंप्लायंस कम है, खर्चा भी कम होगा ऑब्वियसली। एलएलपी और कंपनी को ऑडिट करवाना पड़ता है कुछ लिमिट के बाद, पार्टनरशिप में कोई लिमिट नहीं है ऐसा, ऑडिट के लिए भी पैसा लगता है। तो समझना यहां पास, a general partnership is cheaper to start than LLP and even over the long term due to the minimal compliance requirement is inexpensive. अभी भी कम खर्चा है, फ्यूचर में जाके भी कम खर्चा होगा, क्योंकि तुम कुछ करना ही नहीं है। तुमको मैं आगे जाके एक्ट पढ़ाऊंगा ना पार्टनरशिप, उसमें तुमको पता पेनाल्टी कितना होगा, कोई रिटर्न फाइल नहीं किया तो 150 रुपए 1 साल का, इतना पेनाल्टी है ऐसे प्रिस्क्राइब्ड। इतना छोटा छोटा पेनाल्टी दिया हुआ है, उसी कारण बोलते हैं एकदम कम एक्सपेंसिव। और एलएलपी में कितना है, 25,000 से 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसा पेनाल्टी भी है वहां। वन नीड नॉट टू हायर एन ऑडिटर, ऑडिटर लाने की कोई जरूरत नहीं है। दिस इज वाई डिस्पाइट इट्स शॉर्ट कमिंग होम बिजनेसेस में ऑप्ट फॉर इट। जनरली क्या होता है ना, इसमें बहुत सारे कमी भी है। पहला कमी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, और वही मेन है। उसके बावजूद भी जो छोटे मोटे लोग होते हैं वो लोग पार्टनरशिप चूज करते हैं, क्योंकि लंबे समय के लिए इनएक्सपेंसिव साबित होता है वो। क्लियर है बच्चे लोग, एवरीवन? चलिए लिखते चलेंगे मेरे साथ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तुम पता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है? फैमिली बिजनेस इन इंडिया, इंश्योरेंस बिजनेस। बढ़िया। पता है, ऐसा परिवार जिसका पहले बंटवारा नहीं हुआ है, सबसे पहले सुन लो, जिसको अनडिवाइडेड बोलते हैं। जिस परिवार का बंटवारा हो गया हम उसकी बात नहीं करेंगे। जिनका फैमिली बिजनेस, तो कौन कौन मिलेंगे, दादा चाचा बड़े पापा पापा बुआ, ये सब लोग जो बिजनेस में जो जुड़े लोग होते हैं, समझ आएगी ना, उसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोला जाता है। इसका जो मेन जो फंडिंग होता है, जो इसका जो कैपिटल होता है ना, वो आता है पुरखौतों की जमीन से, जिसको बोलते हैं एंस्ट्रल प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं उसको, एंस्ट्रल्स प्रॉपर्टी। लिखते चलेंगे सब, कोई पेन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कैपिटल इनके एंस्ट्रल प्रॉपर्टी से आएगा, और फ्रॉम मेंबर्स, मेंबर्स भी इसमें पैसा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि फैमिली कम टुगेदर एंड फॉर्म एचयूएफ, साथ में आते हैं और एचयूएफ फॉर्म करते हैं। इनका जो लीडर होता है, क्या बोलते हैं उसको, करता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मैनेजर। बड़ा खतरनाक आदमी है करता, पता है तुम लोग को।
सुनेगा सबकी, करेगा अपनी मन की। मतलब कर्ता का डिसीजन फाइनल रहता है हमेशा। 20 भी मेंबर हो गए ना, 20-19 लोग बोल रहे हैं कि हमको ये काम नहीं करना चाहिए, कर्ता को लगता है करना चाहिए, तो होके ही रहेगा। समझ आया कि नहीं? कोई मेजोरिटी डिसीजन नहीं होता। एक और मजेदार बात, कर्ता की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, और अदर मेंबर की लिमिटेड होती है। कहां पढ़े हो तुम लोग ये सब? बाप रे, इतना कोर्स बढ़ गया। चलिए ठीक है। अदर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। एचयूएफ के लिए कोई एक्ट नहीं है, तो सर जो एचयूएफ है उसको गवर्नेंस दो जगह से मिलेगा। एक जो पहला है वो है इनकम टैक्स एक्ट, दूसरा मिलेगा हिंदू सक्सेशन एक्ट। इन दो जगह से एचयूएफ को गवर्नेंस मिलेगा। एंड ऑब्वियसली इट इज ओनली क्रिएटेड बाय द हिंदू इटसेल्फ। मुस्लिम फैमिली, क्रिश्चियंस फैमिली, ये सब इसको नहीं बना पाएंगे। सिख वगैरह जो होते हैं ना इसमें, जो जैन वैन, वो सब बना सकते हैं हिंदू हंड्रेड फैमिली को। क्लियर है? अब मेन चीज, इसमें मेंबरशिप कहां से आएगा? ओके, बाय बर्थ। मतलब मेरे को इस एचयूएफ का मेंबर बनना है तो मेरे को अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। कोई जुगाड़ नहीं है यार। बिंग बॉय, जुगाड़। अच्छा, वो भी लीगल हो गया। मतलब मेंबरशिप जो सबसे पहले है ना, वो बाय बर्थ आता है। जिस दिन आप किसी एचयूएफ में पैदा हो जाओगे, आप उसी दिन से को पार्टनर बन जाओगे या मेंबर बन जाओगे। बस आपकी माइनॉरिटी को मेजोरिटी का इंतजार करना पड़ेगा, फिर आप जाके चुपचाप लीगल मेंबर बन जाओगे। प्लस साथ ही साथ मैरिज विथ मेल मेंबर, मेल मेंबर के साथ शादी कर लो। चाचा की चाची, पापा की मम्मी, वो भी तो मेंबर है ना। समझ आया तुम लोग को? बताता हूं उसका एग्जांपल। मेल का मेल के साथ हो सकता है, कोर्ट ने बोल दिया है, यस। मियां बीबी राजी तो क्या कर लेगा काजी भाई? यस, ऑब्वियसली इट्स लीगल। मियां मियां राजी, राइट? ओके ठीक है, नो ऑब्जेक्शन। ये सब वेस्टर्न कल्चर है, तुमको पता है? अगर तुम सीरीज वगैरह देखते होगे ना, वेब सीरीज वगैरह, तो पूरा वही कल्चर चलता है। छोड़ो सर वो सब बातें, अपन इंडियन के लॉ है यार, हिंदू लॉ पढ़ेंगे अपन। मेंबरशिप कहां से आएगा? बाय बर्थ और मैरिज विथ मेल मेंबर। अब फीमेल की बात करते हैं। जैसे क्या है कि सर फीमेल मेंबर के साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? देखो भैया, लड़की शादी होकर अगर चले गई ना, तो वो उस एचयूएफ की मेंबर बन जाएगी। जैसे कि मेरी जो वाइफ है, ठीक है, वो मेरे एचयूएफ की मेंबर है ना। मतलब वो किसी और का घर छोड़ के आई, जब तक शादी नहीं हुआ था वहां की मेंबर थी वो। शादी हो के आई तो मेरे यहाँ की मेंबर बन गई। और एक पर्सन एक ही एचएफ का मेंबर बन सकता है, दो का थोड़ी बन सकता है वो। समझ आया कि नहीं? उसी कारण मैरिज विथ मेल मेंबर बोला गया। फीमेल मेंबर के साथ शादी करने में नहीं होने वाला। समझ आया कि नहीं? अब किसी का क्वेश्चन आएगा, सर अगर घर जमाई हो गया तो? बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं, बट एक काइंडली बताता हूं, ये हिंदू लॉ बना हुआ है। हिंदी लॉ में ये सब चीजें परमिटेड नहीं है। आप लोगों को चीज पता होनी चाहिए। समझ आया कि नहीं? अब कोई पर्सन ऐसा बोलेगा, भाई एक आदमी जो है 10 शादी कर लिया तो 10 को मेंबर होगा? पहले बात, इसका लॉ कुछ बात नहीं बोलता, कारण हिंदू में परमिटेड नहीं है सब चीजें। पता है ना सब चीजें तुम लोग को? बिना डाइवोर्स के शादी नहीं हो सकती दूसरी। आइए, दूसरे कल्चर होंगे जिसमें अलाउड होगा। समझ आया कि नहीं? लेकिन हिंदू लॉ में क्लियरली चीज माना, तो उसके बारे में साइलेंट है वर्ड। मतलब अगर मेंबरशिप चाहिए तो भैया पैदल ले लो, इंतजार करो यार अगले जन्म का। और दूसरा क्या है? मैरिज विथ मेल मेंबर। तुमको पता है कि एचओएफ का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है, पता है? वो ये चीज है कि वहां पास ना मेंबर्स लिमिटेड हो जाते हैं।
इफ यू वांट मेंबर तो तुम पैदा ही थोड़ी नहीं करते चलोगे यार, तुमको मेंबर ही चाहिए। मतलब इफ यू वांट टू इंक्रीज द पीपल यू कैन नॉट ना, वो चीज नहीं कर सकते आप। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है एचयूएफ, तो इसमें मेंबर की बहुत कमी होती है। मतलब कोई पर्सन को अगर ह्यूज नंबर ऑफ मेंबर्स चाहिए तो एचयूएफ को कंसल्ट नहीं किया जाता। और सबसे बड़ी तकलीफ समझाता हूं, पता है, फैमिली। एंड यू नो दैट द फैमिली डिस्प्यूट इज अ क्रिंजी टाइप एंड अ कॉम्प्लेक्स टाइप। कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब तक पापा और चाचा की शादी नहीं हुई थी ना, तब तक बिजनेस एक नंबर चलता है। मैं फैक्ट बता रहा हूं। शादी होने के बाद में जो लड़ाई झगड़ा जो फैमिली मैटर में चालू होता है ना, आप घर की लड़ाई कितना भी इग्नोर करो, बिजनेस तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि अगर मन में अगर बात खटक गया तो एचएफ को बहुत इफेक्ट पड़ सकता है इस चीज से। तो एक लिमिटेशन देखने मिलेगा तुम लोग को। टेंशन मत लो, एचएफ का पूरा चैप्टर एक चैप्टर नंबर 7 में है, नॉन कॉपरेटिव एंटिटी में। अभी से तुम लोग बेसिक सुनो, समझ आए कि नहीं आए। एक जो बहुत बड़ा लिमिटेशन है, देखो कर्ता, कर्ता कौन होता है? बनता कौन है कर्ता? मेल मेंबर, मोस्ट सीनियर मेल मेंबर जो फैमिली में वो बनता है बाय डिफॉल्ट। अब चाहे तो किसी और को बना सकते, दादाजी करना चाहे तो बड़े पापा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाय डिफॉल्ट कौन बनता है? मोस्ट सीनियर मेंबर ही बनता है कर्ता। समझ आए कि नहीं? अब होता है क्या ना, एक दिक्कत है पता है, कर्ता ना एडवाइस लेता है लेकिन काम अपने मन की करता है। और कर्ता का डिसीजन अगर गलत हो गया तो पूरा एचओएफ डूब जाएगा, पूरा एचओएफ डूब जाएगा। तो एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है भाई, मेजोरिटी में बात होती है। 10 पार्टनर लोग हैं ना, तो 6 वोटिंग आ गया, कम से कम 5 आ गया तो बात आगे बढ़ सकता है। यहाँ क्या करता है, एक सिंगल आदमी ने बोल दिया तो डुबा सकता है वो। उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बाकी क्या लिमिटेड, लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है यार। सीधी सी बात है। अब ना एक चीज समझना, आप लोग को एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। ये मेरे दादाजी हमारे एग्जाम्पल में, प्लस उनकी वाइफ, बोले तो दादी जी। ठीक है। अब भाई दादा बन चुके हैं तो नीचे तो होंगे ही। ठीक है। 3 परिवार, ए बी सी। ठीक है। एक को लेते हैं पिंकी, लिखता हूं डायरेक्ट ताकि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ लड़की है वो। ठीक है। इसकी शादी हुई अपोजिट एक्स से, अपोजिट वाला ही होता है, वाई से, जेड से। ठीक है। दादाजी क्या कौन होंगे यहाँ के, कर्ता। एकदम एग्जाम्पल को ध्यान से समझना ना, कौन होंगे, कर्ता। दादी जी क्या होगी, मेंबर। तो को पर्सनल वर्ड भी यूज करोगे तुम आगे जाके। ए बी सी पैदा होने से मेंबर है, कोई दिक्कत। लेकिन लीगल मेंबरशिप कब आता है, आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, 18 साल के बाद आता है। क्या एक्स वाई जेड जो उनकी वाइफ है, क्या उनके पास मेंबरशिप है ना? शादी के बाद मेंबरशिप तुरंत आ जाएगा। पिंकी के पास शादी जब तक नहीं हुआ है वो को पार्टनर है, जिस दिन शादी हो जाएगा वो छोड़ के चले जाएगी यहाँ के एचएफ को। समझ आए कि नहीं आया? ठीक है। शादी हो गई तो बच्चे भी होंगे यार, ए बी सी। ठीक है। ये गर्ल है, ये भी गर्ल है, लेकिन ये सी बॉय है, तो ध्यान समझना। ठीक है। ये 5 साल की है, ये 3 साल की है, ये 6 महीने का है। समझ आया इतना? इतना केस समझ आया ना? अब समझना, दादाजी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोई बिजनेस मीटिंग के पर्पज से कश्मीर में गए थे, बम में उड़ के खत्म। बुम, पूरे मेल मेंबर्स खाली हो चुके हैं। क्या होगा एचएफ का? दादाजी तड़ी पार हो गए, एबीसी को भी यमराज ने फोन लगा बुला लिया। अब क्या होगा, कौन चलाएगा एचएफ को? लीडर कौन होता है, करता ना मोस्ट सीनियर, अभी लगता है मोस्ट जूनियर है अभी तो। एक बार तो 6 महीने का हो तुम लोग करता बनाओगे, पूछोगे उससे क्या करना, आमा करेगा वो तो मम्मी 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 करते रहेगा यार, नहीं हो पाएगा ना। अब समझाता हूँ केसेस को।
ऑप्शन नंबर 1 जो बेस्ट साबित होता है, डिसकंटिन्यू द एचयूएफ, क्लोज कर दो यार एचयूएफ। दूसरा, एचयूएफ अगर कंटिन्यू करना है तो इसके बाद जो फीमेल, जो मोस्ट सीनियर फीमेल है, वो उस बच्चे के बड़े होने तक कर्ता पोजीशन होल्ड कर सकती है। इसको बोलते हैं होल्ड ऑन अ बेनिफिशियरी मॉडल। मतलब उसके बड़े होने तक बिजनेस को दादी जी या मम्मी, बड़े मम्मी जो चाहे चला सकती है, अगर बिजनेस कंटिन्यू करना है तो। समझ आया कि नहीं आया? लेकिन अगर यहां पास ये सी भी अगर नहीं होता ना तो तुरंत डिसकंटिन्यू हो जाता, क्योंकि एक मेल मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। बिना मेल मेंबर के फैमिली बिजनेस नहीं चल सकता। एज पर द हिंदू लॉ मेल तो चाहिए ही चाहिए। और एक चीज समझना, एज पर द हिंदू लॉ हमेशा लीड मेल मेंबर करता है, पता होना चाहिए तुम लोग को। घर में भी बिजनेस देखना कौन करते हैं? पापा ही करते हैं। काम क्या करते हैं? पापा ही करते हैं। हमारे यहाँ वही कल्चर चलता है ना, वो हिंदू लॉ का कल्चर है। समझ आया कि नहीं आया सबको? एवरीवन, ये होता है एचयूएफ। एकदम सीधी सी बात है। अब ना एचयूएफ के ना दो स्कूल से गवर्न होते हैं। एचयूएफ का लॉ जो है दो स्कूल से गवर्न होता है। एक को बोलते हैं दया भाग, दूसरे को बोलते हैं मित्राक्ष। दया भाग, मित्राक्ष, दो स्कूल होते हैं। मैं बच्चे लोग, एवरीवन, पर दोनों में कॉन्सेप्ट क्या है? एक कॉन्सेप्ट ये बोलता है स्कूल कि जब तक पिताजी की डेथ नहीं हो जाती बच्चों को प्रॉपर्टी में 1 रुपए नहीं मिलेगा। दूसरा स्कूल ये बोलता है कि जिस दिन बच्चा पैदा हो गया उसी दिन उसके पिताजी की प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी उसकी हो जाती है। तो दोनों लॉ अलग तरीके से चलेंगे, जो तुम लोग डिटेल में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ोगे। क्लियर बच्चे लोग? लिख लिया सब कोई? एवरीवन, आई वांट कि आप इस डेफिनेशन को और फीचर्स को पढ़े अभी तुरंत। अब बताइए एचएफ का लीडर कौन करता, कौन होता है? मोस्ट सीनियर मेल मेंबर। लाइबिलिटी क्या होती है उसकी? अनलिमिटेड होती है। समझ आए कि नहीं? बाकी आपका लिमिटेड होता है मेंबर्स का। मेंबरशिप कहां से मिलेगा? बाय बर्थ और मैरिज विद मेल मेंबर। दो स्कूल होते से गवर्नेंस से, पहला दया भाग, दूसरा होता है आप लोगों का मित्राक्ष। समझ आएगी ना? बस इतना तुम लोगों को पढ़ना है। अच्छा, कैपिटल कहां से आएगा? एंस्ट्रल प्रॉपर्टी बोले तो पूर्वज और या तो पुरखौतों की जमीन बोला जाता है। समझ आएगी ना? जो प्रॉपर्टी होता है वहां से आप लोग का आएगा। क्लियर है? तो आप लोगों ने भी 3 से पढ़ लिया है। कौन कौन सा? सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और एचयूएफ। अब ना एक चीज समझाता हूं। तुम लोग कंपनी के बारे में समझते हो? कंपनी क्या होता है? तो कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, जो तुम समझते हो अभी फिलहाल के लिए उतना ही रखते हैं। मैं दो चीजें आप लोग के सामने रखता हूं, एक है पार्टनरशिप, एक है कंपनी। थोड़ा ध्यान समझना, ठीक है? कंपनी के कुछ एडवांटेज और दोनों के एडवांटेज में पहले बात करते हैं, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म का एडवांटेज क्या है पता है? वो है इनएक्सपेंसिव। एग्री करते हो? इनएक्सपेंसिव है। सर इट इज इजी टू स्टार्ट। ठीक, रजिस्ट्रेशन लेने में मैंडेटरी नहीं है। कंपनी के एडवांटेज बात करते हैं। सर लिमिटेड लाइबिलिटी है, यस और नो? सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट
लीगल एंटिटी। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी और मेंबर अलग होते हैं, जैसे अंबानी अलग है और रिलायंस अलग है, ये फायदा है। डिसएडवांटेज बताओ पार्टनरशिप फर्म में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मेन वही है और वही काफी है। इधर का एक्सपेंसिव, कंप्लायंसेस, पेनाल्टी भी ताबड़तोड़ लगता है इन लोग को ना, प्रोसीजर वर्क ज्यादा है, ठीक है। अब ना एक पर्सन है कंफ्यूज्ड, एकदम ज्यादा क्वेश्चन मार्क में। सर आप बोलते हो कि पार्टनरशिप अगर चालू करोगे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, मेरे को अनलिमिटेड लाइबिलिटी डर लगता है, कि मेरे को डर कंप्लायंस से भी लगता है। मतलब मैं अगर कंपनी में गया तो मेरे को पेनाल्टी और कंप्लायंस लगेंगे, पार्टनरशिप में गया तो ये चीज कम लगेगा, लेकिन पार्टनरशिप में तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी लगेगी ना। तो ये जो पर्सन है ना, इन दोनों के बीच में स्टक हो चुका है फिर। मतलब ना तो भाई उसको कंप्लायंस चाहिए, ना तो उसको उतना पेनाल्टी चाहिए, और साथ में लिमिटेड लाइबिलिटी चाहिए। गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा भाई, जो छोटे मोटे बिजनेस है जो अपने आप को थोड़ा बड़ा लेके जाना चाहते हैं, उनको कंपनी में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, जिसमें पैसा बहुत लगता है। और अगर कहीं गलती से एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर सही समय में फाइल नहीं करोगे तो पेनाल्टी भी लगता है, तो उससे भी डर है यार। तो गवर्नमेंट ने 2008 में बोला कि हम दोनों का एक हाइब्रिड वर्जन लाएंगे। क्या बोला मैंने? दोनों का हाइब्रिड वर्जन। कुछ गुण रहेगा पार्टनरशिप फर्म का, कुछ गुण रहेगा कंपनी का, जिसको तुम लोग प्यार से बोलोगे एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ऐसा पार्टनरशिप जिसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। तुमको पता है कि पार्टनरशिप का सबसे बड़ी दिक्कत क्या चीज था? अनलिमिटेड। नाम क्या रख दिए तुम लोग? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब ऐसा पार्टनरशिप जिसमें लाइबिलिटी आप लोग को लिमिटेड होने वाली है। मैंने आपको रीजन बताया कि ऐसा हुआ क्यों, इसलिए बताया क्योंकि आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पर्सन ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी से भी डरता है और कंप्लायंस से भी डरता है, कौन सा बेस्ट साबित होगा? एलएलपी बेस्ट साबित होगा। तो अगर हम एलएलपी को अब लिखना चाहें तो लिखते चलेंगे सबको। ये इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी का ये कॉम्बिनेशन है। पार्टनरशिप फर्म से इसने फ्लेक्सिबिलिटी लिया, और कंपनी से इसने लिमिटेड लाइबिलिटी एंड सेपरेट लीगल एंटिटी लिया। बच्चे लोग इसमें आप लोग के मिनिमम जो मेंबर रहेंगे, आपस मेंबर बोला जाता है दो, मैक्सिमम कोई आइडिया? अनलिमिटेड। अब जितना चाहे उतने रख सकते हैं। डन किड्स एवरीवन, यहां तक पढ़ के आइए जितना है, और प्लस होमवर्क याद करके रखना ना, प्लस दिस वन कोऑपरेटिव सोसाइटी पढ़ के समझ के आना है। डन? ना मैं पढ़ाया उतना पढ़ना ही है डेली बेसिस पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी डेफिनेशन ऑफ फीचर्स पढ़ के आना है। डन किड्स, क्लास ओवर।